आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2024 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एंड एक्शन विद मोर थ्रिलर मूवी का सुपर फास्ट रिकैप। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और अगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो भाई वीडियो मत देखना। पिशाच का स्याह ख्वाब हकीकत बन गया। उसने पूरे शहर को खून का प्यासा सल्तनत बना डाला, जहां रात कभी खत्म ही नहीं होती थी। कोई भी महफूज नहीं था, बच्चे भी नहीं। उसकी बेरहम हुकूमत ने हमेशा के लिए खौफ फैला दिया और शहर पिशाचों का खेल का मैदान बन गया। पर ऐसा क्यों हुआ, इस कहानी में जानेंगे, वो भी सुपर स्पीड में, सिर्फ मूवी रिकैप बाबा पर। कहानी तब शुरू होती है जब मिस्टर स्नो मोहल्ले की पुरानी फर्नीचर की दुकान पर आते हैं और दुकानदार को कल ट्रेन से एक संदूक लाने का हुक्म देते हैं। इसके बाद उसे ये संदूक मिस्टर स्नो के घर, जिसे सेलम्स लॉट में मास 10 हाउस के नाम से जाना जाता है, पहुंचाना होता है। इसके बाद उसे एक और जरूरी काम करना था, उस संदूक को तहखाने में ले जाकर पीछे रख देना। दुकानदार इस काम के लिए हामी भर लेता है और अपनी मजदूरी भी ले लेता है। अगले दिन वो ट्रक में संदूक लेकर अपने दोस्त के साथ मास 10 हाउस पहुंचता है। वो बिल्कुल बेखौफ है, लेकिन उसका दोस्त, जो सेलम्स लॉट में पला बड़ा है, इस घर के बारे में अजीब कहानियां सुन चुका है। उसे पता है कि इस घर का मालिक किसी बुरी ताकत की इबादत करता था और उसने अपनी बीवी को भी मार डाला था। कभी किसी ने इस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दुकानदार उसे याद दिलाता है कि उन्हें ये काम पूरा करना है और संदूक को तहखाने में रखना है। बड़े झिझक और डर के साथ उसका दोस्त ट्रक से उतरता है और तहखाने का दरवाजा खोलता है। दोनों संदूक लेकर नीचे उतरते हैं और अचानक भारी लकड़ी का संदूक उनके हाथ से फिसल जाता है। संदूक का एक हिस्सा टूट जाता है और उसमें से धूल गिरने लगती है। जब दोनों समझ जाते हैं कि इस संदूक में कोई प्राचीन चीजें नहीं है और इसके अंदर कुछ बहुत ही संदिग्ध है, तो वे इसे खोलने का इरादा छोड़ देते हैं और तहखाने के पीछे रख देते हैं। दुकानदार जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे बुला रहा है। फिर एक अनजानी ताकत उस पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने दोस्त की आवाज सुनकर वह होश में लौट आता है। दोनों जल्दबाजी में तहखाने से निकल जाते हैं। साल 1975 का वक्त है और एक लेखक, बेन, शहर में आता है और थोड़ी देर के लिए मास 10 हाउस के सामने रुकता है। एक पुलिस वाला, जो शहर के हर किसी को जानता है, उसे देखता है और उसकी आमद का सबब पूछता है। बेन बताता है कि वो बस घूमने आया है। उसे किसी तरह की परेशानी न खड़ी करने की हिदायत देकर मिस्टर पाकिंस उसे जाने देते हैं। बेन शहर के रियल एस्टेट ऑफिस जाता है ताकि किराए पर कोई जगह ढूंढ सके। रियल एस्टेट एजेंट की सेक्रेटरी सुसन पहले से ही उसकी किताब पढ़ रही है, लेकिन उसे लेखक के रूप में पहचान नहीं पाती। वो एजेंट से मास 10 हाउस के बारे में पूछता है, लेकिन एजेंट बताता है कि 40 साल से खाली रहने के बाद अब ये घर एक इतालवी आदमी के पास है। अचानक बेन अपना परिचय देता है और सुसन को पता चलता है कि वो उसकी पसंदीदा किताब का लेखक है। सुसन एकदम से प्रभावित हो जाती है, और हालांकि एजेंट उसे एक अच्छी जगह का पता देना नहीं चाहता था, लेकिन सुसन उसकी मुश्किल आसान कर देती है और उसे किराए के लिए एक अच्छी जगह के बारे में बता देती है। बेन जल्द ही उस घर में बस जाता है। दूसरी तरफ राल्फ, डैनी और नया लड़का मार्क स्कूल में खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्चा मार्क को जमीन पर गिरा देता है। मार्क गुस्से में उस लड़के को उठाकर पटक देता है और उसकी बाजू मोड़ देता है। बच्चों की लड़ाई की आवाज सुनकर मिस्टर बगबीच बचाव करते हैं और सबको घर भेज देते हैं। घर लौटते वक्त मिस्टर स्नो, जिसने हाल ही में एंटीक शॉप संभाली है, शक भरी निगाहों से राल्फी, मार्क और डैनी को घर जाते हुए देखता है। उधर सुसन अपनी माँ के साथ लाइब्रेरी जाती है और बातूनी लाइब्रेरियन उसे सारी ताज़ा खबरें सुनाती है। वो उसे दिखाती भी है कि नया लेखक दिन भर लाइब्रेरी में रिसर्च करता रहता है। सुसन को वो पसंद आने लगता है और लाइब्रेरी से निकलते वक्त वो जोर से कहती है कि वो आज रात ड्राइव इन जाने वाली है। तीनों बच्चे एक साथ घर पहुंचते हैं और मार्क उन्हें अपने खिलौने दिखाता है, जिनमें कुछ भूतिया चीजें भी शामिल हैं, लेकिन मार्क को किसी चीज का डर नहीं। डैनी और राल्फ जल्द ही घर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। मार्क उन्हें एक बांसुरी देता है और कहता है कि अगर डर लगे तो इसे बजा देना। इसी वक्त बेन ड्राइव इन पर पहुंचता है और देखता है कि सुसी ने टिकट के पैसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी के पीछे छिपकर एंट्री ली है। बेन मुस्कुराता है और सुसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों एक खुफिया जगह पर बैठना चाहते हैं जहां आराम से फिल्म देख सकें। धीरे धीरे पूरा शहर मूवी नाइट के लिए वहां इकट्ठा होने लगता है। घर जाते वक्त मिस्टर स्नो डैनी और राल्फ को रोककर उन्हें लिफ्ट देने का ऑफर करते हैं, मगर ये शक करते हुए कि ये आदमी संदिग्ध है, वो मना कर देते हैं और दूसरी राह से घर चले जाते हैं। सुसी बेन को हर किसी के बारे में बताने लगती है क्योंकि ये एक छोटा सा शहर है और यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। बेन उससे उसके बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो कुछ साल बॉस्टन में रही थी और अपने पिता की बीमारी के बाद वापस आई थी। अब उसका पिता 1 साल पहले गुजर चुका है और वो वापस जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फिर वो बेन के बारे में पूछती है और बेन बताता है कि उसने अपना बचपन इसी शहर में बिताया, जब तक कि 9 साल की उम्र में एक हादसे में उसके माता पिता का निधन नहीं हो गया। वो उन यादों को फिर से जीने आया है। दूसरी तरफ राल्फ अपने रास्ते में बांसुरी बजाता है क्योंकि अंधेरा हो चुका है और उसे डर लग रहा है। अचानक कोई उसे उठाकर कार में डाल देता है। ये मिस्टर स्नो है और डैनी उसे ढूंढ नहीं पाता। मिस्टर स्नो उसे वापस मास 10 हाउस ले जाता है। वो राल्फ को एक थैले में डालता है और उसे जलती हुई मोमबत्तियों के बीच रख देता है और मास्टर बुलो को बुलाता है कि वो आएं और कुर्बानी कबूल करें। अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और अंधेरे से एक डरावना शख्स निकलता है। वो कुर्बानी कबूल करता है और राल्फ को मार देता है। मिस्टर पाकिंस फादर कैलेहान के पास लॉकअप में जाता है, जो पिछली रात उसे जेल ले जाना चाहते थे। वो नशे में था और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। मिस्टर पाकिंस बताता है कि शहर से एक लड़का गायब है और उम्मीद करता है कि उसके साथ कुछ बुरा न हुआ हो। मिस्टर बग बेन और उन लोगों के साथ लौटता है जो राल्फी को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी में शामिल थे। वो उसे ढूंढ नहीं पाए। बेन और मिस्टर बग साथ में बैठकर चाय पीते हैं और मिस्टर बग कहता है कि इस छोटे से शहर में लोग उसे शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि उसके शहर में बसते ही एक लड़का गायब हो गया है। लेकिन उन्हें पता है कि खोज बेमानी है और पुलिस जल्द ही राल्फी को ढूंढना बंद कर देगी। बेन सुसी को उसके घर छोड़ देता है।
सुसी की मां की नजरें उसे देखकर बताती हैं कि वो उसे पसंद नहीं करती, उसे डर है कि उसकी बेटी कहीं इस अजनबी के साथ शहर न छोड़ दे। उसी वक्त राल्फी का छोटा भाई महसूस करता है कि राल्फी उसके पास ही है। वो अपने कमरे से निकलता है और सामने वाले आंगन में उसे ढूंढने जाता है। अचानक उसे राल्फी की बांसुरी दिखती है और झूला हिलने लगता है जैसे कोई वहां मौजूद हो। जैसे ही डैनी पेड़ पर किसी को बैठा देखता है वो रोशनी से चमकने लगता है। उस रात के दुखद हादसे के बाद डैनी के माता पिता उसे अस्पताल ले जाते हैं। वो बेहोश है और डॉक्टर उसे खून की कमी की बीमारी बताते हैं। उसकी मां एक बेटे को खोने के बाद बहुत उदास है और अब दूसरा भी आंखें नहीं खोल रहा। उस रात डैनी की आंखें खुलती हैं और वो अपनी मां को बताने की कोशिश करता है कि उसे प्यास लगी है। जब उसकी मां नर्स को बुलाने जाती है तो वो खून की थैली को फाड़ देता है और सारा खून पी लेता है। जल्द ही डैनी की मौत हो जाती है और फादर कैलेहान कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार करते हैं। माइक नाम का एक नौजवान लड़का डैनी की कब्र खोदने का काम करता है, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान वो सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अंधेरा हो चुका है। वो जल्दी से मिट्टी डालना शुरू करता है ताकि कब्र बंद हो सके। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो रुकता है क्योंकि उसे डैनी की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा है कि उसे बाहर निकाल दे। माइक थोड़ी देर के लिए झिझकता है और ढक्कन खोल देता है। डैनी वहीं लेटा होता है, ठंडा और मरा हुआ। वो ढक्कन बंद कर देता है, लेकिन जब वो वापस आता है मिट्टी डालने तो पाता है कि डैनी वहां से गायब है और ढक्कन खुला हुआ है। वो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन भागने से पहले डैनी उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अगले दिन बेन मिस्टर बक के बुलावे पर स्कूल में आता है। बच्चे उससे उसकी किताबों के बारे में पूछते हैं। स्कूल के बाद जब मिस्टर बक लोकल बार में जाते हैं तो उन्हें माइक अकेला बेंच पर बैठा हुआ मिलता है। माइक डर से कांप रहा होता है और कहता है कि वो घर वापस नहीं जाना चाहता और मिस्टर बक से गुजारिश करता है कि वो उसे अपने साथ ले चलें। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन जुबान से शब्द नहीं निकलते। मिस्टर बक फैसला करते हैं कि अगले दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन इस रात को उसे अपने घर में रखने का फैसला करते हैं। जब वो माइक को कमरे में छोड़कर जाते हैं तो उन्हें उसकी गर्दन पर 2 काटने के निशान नजर आते हैं और उनका मन घबराता है। उनकी शक की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं और माइक के कमरे से निकलते वक्त वो खिड़की बंद कर देते हैं। अचानक मिस्टर बक को अपने दरवाजे के बाहर कुछ सुनाई देता है। जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं तो एक अजनबी शख्स माइक के कमरे की खिड़की से उनके घर में कूद जाता है। डरे डरे मिस्टर बक तुरंत बेन के घर जाते हैं। सुसी को बाहर भेजकर बेन जल्दी से नीचे आता है ताकि वो उनकी बात सुन सके। मिस्टर बक बताते हैं कि उन्होंने कुछ अजीब देखा, लेकिन बेन उनसे साथ जाने से पहले अपनी क्रॉस लेता है। वे मिस्टर बक के घर वापस लौटते हैं और वो बताते हैं कि ऐसा लगता है कि माइक एक वैम्पायर है। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और वे फ्लैशलाइट लेकर माइक के कमरे में जाते हैं। वो अपने कमरे में मरा हुआ पड़ा होता है, उसका शरीर ठंडा और बिना धड़कन के। गर्दन पर काटने के निशान गायब हो चुके होते हैं जैसे मृत्यु के बाद होते हैं। लेकिन बेन जानता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसे वैम्पायर बनने में कुछ घंटे से लेकर कई दिन तक का समय लग सकता है। बेन मिस्टर बक से कहते हैं पुलिस को कॉल करो और उन्हें बताओ कि माइक सोते सोते मर गया। डॉक्टर कोडी उसकी मौत की पुष्टि करते हैं और कारण वही है जो डैनी की मौत का था। माइक भी खून की कमी से मरा है। दूसरी तरफ मार्क अपने कमरे में सो रहा होता है जब उसे दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती है और वह जाग जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और डैनी को कांच के जरिए देखता है जो उसका नाम पुकारता है और उसे खिड़की खोलने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर डैनी एक जादू करता है और मार्क खिड़की खोल देता है। जल्दी ही मार्क होश में आता है और जैसे ही डैनी पास आता है वो अपनी क्रॉस को डैनी के चेहरे से छूता है। डैनी चीखता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। इसके बाद मार्क अपनी कंबल के नीचे छुप जाता है और वैम्पायर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। उन्हें सफेद गुलाबों, पवित्र पानी, धूप और क्रूस से डर लगता है। इस दौरान मिस्टर बक अपनी किताब में वैम्पायर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और जब वो मुड़कर देखते हैं तो माइक उनके पीछे खड़ा होता है, एक वैम्पायर बन चुका होता है। मिस्टर बक जल्दी से अपने हाथ में रखी क्रूस पकड़ते हैं जो चमक उठती है। इससे माइक चीखता है और पीछे हट जाता है। मिस्टर बक अपने रास्ते में आई खिड़कियां बंद करने लगते हैं, लेकिन माइक उन पर हमला करके उन्हें नीचे फेंक देता है। मिस्टर बार्लो क्रॉस को अपने हाथ में पकड़कर माइक को बाहर धकेल देते हैं। अगले दिन सुबह डॉक्टर कोडी हैरान हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि माइक का शव ठंडे कमरे से गायब है। वो मिस्टर बक से मिलने जाती हैं और उन्हें उनके घर में बेहोश पाती हैं। अब डॉक्टर कोडी पूरी तरह से यकीन कर लेती हैं कि शहर में कुछ अजीब हो रहा है। मिस्टर बक अपने विश्वास को साझा करते हैं कि पहला बच्चा एक बलि था और बाकी सभी लोग वैम्पायर में बदल रहे हैं। डॉक्टर कोडी ये भी बताती हैं कि डैनी की मां भी मर चुकी है। अगर वैम्पायर की समस्या सच है तो उसकी लाश भी ठंडे कमरे से गायब होनी चाहिए। वो सुजी और बेन के साथ इसे जांचने जाती हैं, जबकि मिस्टर बक कहते हैं कि उन्हें वैम्पायर के बारे में कुछ रिसर्च करनी है। मिस्टर बक अपना घर छोड़कर मार्स 10 हाउस के सेलर में पहुंचते हैं। वो अंधेरे में देखने के लिए एक मोमबत्ती जलाते हैं और पता चलता है कि मार्क पहले से ही वहां मौजूद है। मार्क बताता है कि उसे पता है कि डैनी को मारा गया था और वो एक वैम्पायर बन चुका है। वो यहाँ डैनी को आजाद करने आया है। इसी दौरान मिस्टर स्नो सेलर का दरवाजा बंद कर देते हैं जबकि दूसरे दरवाजे में सीढ़ियां नहीं है। मिस्टर बक मार्क को ऊपर चढ़ाते हैं और उसी पल मास्टर ह्यूबर्ट उनके गले में दांत गड़ा देता है। मार्क भाग जाता है जबकि डॉक्टर कोडी डैनी की मां की लाश को खोजकर पाती है और वो मरी हुई पाई जाती है। सुजी अपनी चिंता जताती है कि वो किसी भी समय उठ सकती है। अगले ही पल लाश हिलने लगती है और डॉक्टर कोडी चिल्लाती हैं कि मेडिकल स्टिक लाकर एक क्रॉस बना लो। वे क्रॉस बनाते हैं और बेन पवित्र श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन लाश डॉक्टर कोडी पर हमला कर देती है। वो उन्हें काट लेती है, लेकिन सुसी क्रॉस से उसे छूकर दूर फेंक देती है। काटने के असर को नष्ट करने के लिए डॉक्टर कोडी एक रेबीज का इंजेक्शन लगाती हैं और बच जाती हैं। वे तुरंत मिस्टर बक के बारे में जानने के लिए जाती हैं, लेकिन बेन देखता है कि वैम्पायर उसके घर की छत पर खड़े हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा इलाका कब्जे में कर लिया है और मिस्टर बक अब जरूर मर चुके हैं। दूसरी ओर मिस्टर स्नो मार्क के हाथ पैर उल्टे बांधकर उसे मास्टर की बलि के रूप में पेश करते हैं, लेकिन मार्क अपने हाथ खोल
खोलकर छुप जाता है। जैसे ही मिस्टर स्नो पास आते हैं, मार्क लोहे की छड़ी से उन पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। वो भागकर चर्च पहुंचता है, जहां सुजी और बेन पहले से पादरी के साथ बैठे होते हैं, उन्हें वैम्पायर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे विश्वास नहीं करते कि एक 11 साल का बच्चा ये जानता है कि शहर में वैम्पायर हैं और उसने मिस्टर स्नो को मारा है। वो बताता है कि मिस्टर बक कैसे मरे और पादरी उससे कहता है कि वो उन्हें उस जगह लेकर जाए जहां ये सब हुआ। वे डॉक्टर कोडी को भी साथ ले जाते हैं और मार्स 10 हाउस के सेल में पहुंचते हैं। मिस्टर बक अब एक वैम्पायर बन चुके होते हैं और बेन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान मार्क दरवाजा खोलता है और जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आती है, मिस्टर बक का शरीर जलने लगता है। सुसी बेन को एक छड़ी देती है जिसे वो बक के दिल में घुसा देता है और बक मर जाता है। घर से बाहर आने के बाद वे ये तय करते हैं कि वे मार्क के माता पिता को बताएंगे कि वैम्पायर जल्द ही उनके पास आने वाले हैं। पादरी मार्क के साथ जाता है जबकि शहर चुप है और पाकिंस शहर से भाग रहा होता है ताकि वो मारा न जाए और वैम्पायर न बने। सुसी अपने घर जाती है अपनी मां को लेने, लेकिन उसकी मां एक बंदूक पकड़े हुए होती है और बेन पर गोली चला देती है। वो मानती है कि अब वो मिस्टर स्नो की दासी बन चुकी है। बेन गोली से बचता है जबकि एक वैम्पायर सुसी के गले में दांत गड़ा देता है। बेन जल्दी से घर से बाहर निकलता है सुसी को साथ लेकर, जबकि मार्क के माता पिता न तो उसे और न ही पादरी को मानते हैं। उनके रोकने के बावजूद मार्क के पिता दरवाजा खोलते हैं जब एक वैम्पायर दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मास्टर ह्यूबर्ट है जो पहले मार्क के माता पिता को मार डालता है। पादरी मार्क से कहता है कि वह भाग जाए और मास्टर ह्यूबर्ट के सामने क्रॉस को पकड़ता है, लेकिन पादरी की थोड़ी सी आस्था के साथ क्रॉस की रोशनी धीमी हो जाती है और मास्टर ह्यूबर्ट हमला करके उसे मार डालता है। मार्क भाग जाता है और एक पेड़ के घर में छुप जाता है। वो उसकी सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है ताकि वैम्पायर अंदर न आ सकें। इस बीच बेन डॉक्टर कोडी के पास सुजी को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुजी उठती है और उसे काटने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कोडी के हाथ में क्रॉस देखा, वह भाग जाती है। बेन उसका पीछा करता है और लौटता है जब एक हजारों वैम्पायर का झुंड उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वे चर्च का दरवाजा बंद कर देते हैं और कोई पाकिंस का मृत शरीर चर्च के अंदर फेंक देता है। अगले दिन सुबह पूरे शहर में कोई नहीं दिखता, जबकि मार्क हर वैम्पायर को ढूंढकर मारने का फैसला करता है। वो डैनी को एंटीक शॉप में पाता है और लकड़ी की छड़ी को उसके दिल में घुसा देता है, उसे आजाद कर देता है। वो बाहर आता है और बेन की कार रुकती है। वो और डॉक्टर कोडी सोचते हैं कि पूरा शहर कहीं सूरज की रोशनी से दूर छिपा हुआ है और उन्हें दिन के वक्त ही उन्हें ढूंढकर समाप्त करना होगा। वे ड्राइव थ्रू जाते हैं और यह सच साबित होता है। सभी कारों की डिक्की में वैम्पायर दिन के वक्त सो रहे होते हैं। अचानक उन्हें सुजी एक ट्रक में मिलती है और जैसे ही डॉक्टर कोडी उसे मारने ही वाले होते हैं, सुजी की मां एक गोली चलाती है और डॉक्टर कोडी को मार डालती है। मार्क और बेन छुप जाते हैं जबकि वैम्पायर ट्रकों से बाहर निकलने लगते हैं जैसे जैसे सायम फैलने लगती है। मार्क एक कार में चढ़ता है और लकड़ी के स्टैंड को तोड़ देता है जो सूरज की रोशनी को रोकता था। जैसे ही सूरज की रोशनी वैम्पायरों पर पड़ती है, उनके शरीर जलने लगते हैं और वे बेन को छोड़ देते हैं। अब सुजी की मां बेन को मारने ही वाली होती है जब मार्क कार से उसे कुचल देता है। वे मास्टर ह्यूबर्ट को एक ट्रक में एक ताबूत में पाते हैं और जैसे ही वे उसे खोलते हैं, ताबूत खुलते ही वो गायब हो जाता है। वे एक होटल में छिपते हैं जहां सुजी बेन पर हमला करती है। बेन आखिरकार उसे छाती में लकड़ी की छड़ी घुसाकर मार डालता है। मार्क होश में आता है और मास्टर ह्यूबर्ट को खड़ा हुआ देखता है। वो छिप जाता है, लेकिन मास्टर उसे बोर्ड के नीचे ढूंढ ही लेता है। उसी समय बेन मास्टर के दिल में एक छड़ी घुसा देता है और उसे भी मार डालता है। फिर बेन और मार्क शहर छोड़ देते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इतने सुपरफास्ट रिकैप के बाद भी सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो तो दोबारा मत आना इस चैनल पर।